नमस्ते दोस्तों। क्या आपके डॉक्टर ने आपको कमर की या घुटने की एमआरआई कराने के लिए बोला है? और जब आप एमआरआई कराने जा रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला कितने की एमआरआई कराएं? या फिर आपको ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहीं एमआरआई 500 रुपये में हो रही है, कहीं 2000 रुपये में, कहीं 3 में, कहीं 5 में और कहीं 7 में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एमआरआई से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, जिससे आपको एमआरआई रिपोर्ट के बारे में ABC से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे कोई चोट लगती है जिसमें कि एक्सरे से पूरा पता नहीं चलता, तो डॉक्टर हमें एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई बहुत ही डेवलप टेस्ट है दोस्तों, और इसकी वजह से कुछ ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी मिली है जिनके बारे में हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, और हमें ये मानना पड़ता था कि पता नहीं ये पेशेंट सही बोल रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिगामेंट इंजरीज़ को लीजिए। काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर, जब पहले लिगामेंट का इलाज नहीं था तो लोग कैसे सही होते थे? तो दोस्तों, उस वक्त क्या होता था कि जब भी थोड़ी बहुत चोट लगती थी तो इंसान फ्रैक्चर, जब एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं दिखता था तो ये सोच के अपना मन महसूस लेते थे कि हाँ, इसमें तो थोड़ा बहुत तो लंगड़ा के चलना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, एमआरआई हमारे सामने मौजूद है, तो एमआरआई के द्वारा कमर की कोई भी प्रॉब्लम, ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि घुटने की बारीक से बारीक प्रॉब्लम भी, लिगामेंट की प्रॉब्लम भी हमें पता चल जाती है। तो एमआरआई को मैं कहूँगा कि 21वीं शताब्दी के सबसे जादुई इन्वेस्टिगेशंस के अंदर शामिल है। दोस्तों, जब भी हमारे डॉक्टर हमको एमआरआई कराने की सलाह देते हैं, तो जब हम एमआरआई के बारे में पता करते हैं तो हर सेंटर की जो रेट है वो अलग अलग होती है, जिससे हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कहीं हम जाके पता करते हैं सरकारी अस्पतालों में तो 2 से 3 हज़ार रुपये में ही एमआरआई हो रही है। कुछ ट्रस्ट के अस्पताल है जो 50 से 60 रुपये में भी एमआरआई कर रहे हैं, जबकि कहीं कहीं हम जाते हैं तो हम पता करते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये में भी एमआरआई हो रही है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही टेस्ट के इतने सारे रेट्स क्यों हैं, आखिर क्या वजह है कि एमआरआई की रेटों में इतना वेरिएबल होता है। और हमें ये भी कन्फ्यूजन होता है कि फिर हमें कौन सी एमआरआई करानी चाहिए, कौन सी एमआरआई सही है। तो दोस्तों, एमआरआई में जो रेट का वेरिएबल होता है वो 3 वजहों से आता है। सबसे बड़ी वजह होती है एमआरआई की खुद की मशीन की क्वालिटी। दूसरी वजह होती है एमआरआई की जो टेक्नीशियन जो उस रिपोर्ट को कर रहा है उसकी क्वालिटी। और तीसरा, एमआरआई की जो रिपोर्ट डॉक्टर बनाता है, जिसे हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसकी क्वालिटी। इन 3 की क्वालिटी के आधार पे अलग अलग तरह की एमआरआई हो सकती है और उनकी रेट अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, एमआरआई मशीन एक मैग्नेटिक मशीन है। मैग्नेटिक का मशीन का मतलब रहता है कि इसमें आपको एक स्पेशल सिलेंडर, जैसे गोलनुमा सिलेंडर संरचना के एक तरह की टनल में डाला जाता है, और उसके अंदर मैग्नेट की वजह से हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में आपको नहीं डालूंगा जिससे अननेसेसरी कन्फ्यूज़ हो, पर आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सरे जैसा ही टेस्ट है, लेकिन जहाँ एक्सरे में हड्डी के बारे में पता चलता है, जहाँ सिटी स्कैन में भी हड्डी के बारे में पता चलता है, वहीं एमआरआई एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट, टेंडन, ब्रेन, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी देता है। तो इसलिए एमआरआई मस्कुलोस्केलेटल यानी हड्डी के डिपार्टमेंट में अगर लिगामेंट और स्पोर्ट्स की चोट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए भी एमआरआई से ही हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो जब आपके डॉक्टर ने आपको एमआरआई कराई, तो जो मैंने बताया आपको मशीन का, तो मशीन में इसकी जो क्वालिटी है मशीन की, वो टेस्ला से नापी जाती है। 3 तरह की मशीनें ज़्यादातर मैंने इंडिया में देखी हैं। एक वो जिनकी जो मैग्नेटिक पावर है वो 1 टेस्ला से कम है। ज़्यादातर गाँव में, पेरिफेरल जगह पे, काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के जो पेरिफेरल वाले राज्य हैं उनके अंदर 0.5 टेस्ला की मशीन होती है। दोस्तों, उस मशीन से बहुत ज़्यादा हमें डिटेलिंग पता नहीं चल पाती, और मैं उस मशीन से आपको किसी भी हालत में एमआरआई कराने की सलाह नहीं देता, अगर वो फ्री में भी हो रही है तो, क्योंकि 99% वो अपनी चीज़ों को मिस कर सकती है और सही इन्फॉर्मेशन देने में दिक्कत आ सकती है। दूसरी जो एमआरआई मशीन होती है दोस्तों, वो होती है 1.5 टेस्ला की, जो मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा जगह पे पाई जाती है। अब 1.5 टेस्ला की मशीन स्पाइन के लिए तो काफ़ी हद तक ठीक होती है, लेकिन शोल्डर की एमआरआई, नी की एमआरआई की सही इन्फॉर्मेशन कई बार ये नहीं दे पाती। तो इसके अंदर टेक्नीशियन का, जिसने कि एमआरआई करी, और रेडियोलॉजिस्ट जो एमआरआई की रिपोर्ट बना रहा है, उसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कि 3 टेस्ला एमआरआई उपलब्ध नहीं है, तो आप 1.5 टेस्ला की एमआरआई के लिए जा सकते हैं। 1.5 टेस्ला की एमआरआई में कोई बड़ी खराबी नहीं है, तो मिनिमम आपकी जो एमआरआई आप कराते हैं वो 1.5 टेस्ला की तो होनी ही चाहिए। फिर उससे भी ऊपर हाई क्वालिटी की जो इमेजिंग आती है दोस्तों, वो 3 टेस्ला मशीन होती है। 3 टेस्ला मशीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 टेस्ला में नापी जाती है और उसकी वजह से वो नॉइज़ को कैंसिलेशन कर देती है। यानी कि जो बिना बात की जो फालतू की चीज़ें हैं उनको वो हटा के रियल प्रॉब्लम को ढंग से बता पाती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके आसपास कहीं 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन है तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए 3 टेस्ला की एमआरआई कराना सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा रोल होता है दोस्तों टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन वो आदमी होता है कि जब आप अंदर टनल के अंदर जाते हैं तो वो आपकी कौन से एरिया के किस प्रकार से जो स्लाइड्स हैं वो बनानी है उसे वो कंट्रोल करता है। तो दोस्तों टेक्नीशियन का भी वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह का आदमी होना चाहिए जिसे एनाटॉमी के बारे में पूरा पता हो। ऐसे ही अगर आप किसी भी टेक्नीशियन से एमआरआई कराते हैं तो अच्छी से अच्छी मशीन में भी आपको रिपोर्टिंग में गलती आ सकती है। तो ज़्यादातर 3 टेस्ला एमआरआई कराने का एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि ये बहुत कम और हायर सेंटर्स पे होती हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 3 टेस्ला एमआरआई करवानी चाहिए। टेक्नीशियन का रोल आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से आप मान सकते हैं कि वो ये डिसाइड करता है कि फ़ोटो को किस तरह से खींचना है, क्योंकि मशीन का जो प्रोब होता है वो उसके हाथ में होता है। तो अगर प्रॉपर स्लाइड्स नहीं की गई तो प्रॉपर अगर रेडियोलॉजिस्ट को फिल्मों में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी तो वो चाहते हुए भी आपकी सही मदद नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक तो मशीन की क्वालिटी 3 टेस्ला की होनी चाहिए, दूसरा जो टेक्नीशियन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को जब भी आप सेंटर पे जाएं तो क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो पूछ ही सकते हैं कि जो आपका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पावर है एमआरआई का वो कितना है, वो 1.5 है, 0.5 है या 3 है। इसी से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो मैंने देखा है दोस्तों सरकारी अस्पतालों में और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में काफ़ी जगह टेक्नीशियन की जो क्वालिटी होती है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। कई बार वो लोग बहुत स्किल्ड भी होते हैं लेकिन वहाँ पे काम का लोड इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें जल्दी एमआरआई करनी पड़ती है। इस वजह से कई बार हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। उसके बाद जो तीसरा सबसे अच्छा रोल होता है दोस्तों वो होता है रेडियोलॉजिस्ट का। एक प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छे डॉक्टर की तरह ही होता है जो किसी भी मुसीबत में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, अच्छा ऑपरेशन कर सकता है, अच्छा डायग्नोसिस कर सकता है। तो दोस्तों अच्छे रेडियोलॉजिस्ट का होना भी एमआरआई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब अच्छा रेडियोलॉजिस्ट होगा, हाई क्वालिटी मशीन होगी, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा आएगी, बढ़िया टेक्नीशियन होगा, तो उस वजह से जो एमआरआई की कॉस्ट है वो कई बार बढ़ जाती है। जब भी लोग हमारे पास एमआरआई कराने की कोशिश एमआरआई के लिए आते हैं तो हम उन्हें आसपास में रिकमेंड करते हैं, जो बढ़िया सेंटर है वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो आप भी जब एमआरआई करवाएं तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें कि जब आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उन्हें कहें कि सर हमें बढ़िया टेस्ला वाली एमआरआई भेजिए, जहाँ बेस्ट टेक्नीशियन हो वहाँ पर भेजिए, और जहाँ पर एमआरआई की जो मशीन की क्वालिटी है वो 3 टेस्ला हो वहाँ भेजिए। दोस्तों एक एमआरआई में एक और वेरिएबल होता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एमआरआई मशीन में जब जाते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक टनल नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो एक ओपन एमआरआई भी उसके लिए कुछ जगह अवेलेबल होती है जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो ओपन एमआरआई में जो आपको डर है वो नहीं लगता। इस बीमारी को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले जो लोग होते हैं उन्हें एमआरआई मशीन में जाने से डर लग सकता है। इसके लिए अब ओपन मशीन के अलावा एक साइलेंट मशीन भी ईजाद की गई है। साइलेंट एमआरआई वो मशीन होती है जो कि जब आपकी फिल्म्स ले रही होती है तो बहुत मिनिमम साउंड करती है, जिसकी वजह से आपको डर बहुत कम लगता है। काफ़ी जो डेवलप्ड एमआरआई सेंटर है वहाँ पर आपको सुनने के लिए हेडफोन भी दिए जाते हैं ताकि जो आपका जो नॉइज़ है वो आप नहीं सुनते और आराम से सोते सोते एमआरआई करा सकते हैं। अब काफ़ी सारा सवाल ये भी आते हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें चोट लग गई तो एमआरआई कब करानी चाहिए। तो दोस्तों घुटने की एमआरआई वैसे तो आपको डॉक्टर की सलाह पर जल्दी या लेट करानी पड़ सकती है, पर आइडियली जितना हो सके स्वेलिंग और सूजन कम हो तभी एमआरआई करानी चाहिए, बशर्ते कि कोई इमरजेंसी ना हो। अगर आपके डॉक्टर ने आपके घुटने को एग्जामिन कर लिया है, उसमें कोई नर्व की या वेसल्स की प्रॉब्लम नहीं है, नी का कोई डिसलोकेशन नहीं है, कोई एक्यूट इमरजेंसी नहीं है, तो कोशिश करें 7 से 10 दिन बाद एमआरआई कराएं, क्योंकि जब घुटने की सूजन कम हो जाती है तो हमें रियल पिक्चर समझ में आती है। कई बार क्या होता है कि जब हम तुरंत बाद एमआरआई करा लेते हैं तो कुछ ऐसी डिटेल्स दिखती हैं जिनकी बाद में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जिसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। तो इसकी वजह से आपको शुरू में एमआरआई में कुछ ऐसे लिगामेंट्स टूटे हुए दिख सकते हैं जो बाद में अपने आप ठीक हो जाएं। तो अगर आपको लिगामेंट्स के लिए एमआरआई करानी है तो आप 2-3 दिन वेट कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि आपके डॉक्टर एग्री करें और वो बोलें कि कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है।
तो दोस्तों एमआरआई के अलावा एमआरआई घुटने के अलावा कमर के लिए भी कराई जाती है। कमर की एमआरआई के लिए ज़्यादा इतना 3 टेस्ला की ज़रूरत नहीं है, 1.5 टेस्ला पे भी कमर की एमआरआई की अच्छी डिटेल मिल जाती है। इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत अच्छा है कि आपका टेक्नीशियन और आपका रेडियोलॉजिस्ट अच्छा होना चाहिए। एमआरआई में अगर आप लेटते हैं तो उस वक्त आपको 30 से 45 मिनट तक शांत लेटना होता है, क्योंकि आपके थोड़े से मूवमेंट होने से भी एमआरआई की रिपोर्ट गलत हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कमर में साइटिका की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आप 45 मिनट तक सीधे ना लेट पाएँ। तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगे जिसकी वजह से आप ठीक हो जाएँ और फिर जाके एमआरआई करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि एमआरआई मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, तो काफ़ी सारे अगर बॉडी में कोई मेटल इम्प्लांट है तो एमआरआई से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ट के पेशेंट है, आपके अंदर कोई मेटेलिक स्टेंट डला हुआ है या मेटेलिक वॉल्व डला हुआ है, तो ऐसे में तो आपकी एमआरआई नहीं की जा सकती। अगर पेसमेकर डला हुआ है तो इस बारे में भी आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके ही आगे एमआरआई के लिए जाइए। जहाँ तक सवाल है बॉडी में मेटल इम्प्लांट जैसे फ्रैक्चर्स में जो इम्प्लांट है, अगर आपका फ्रैक्चर पूरी तरह जुड़ चुका है और इम्प्लांट स्टेबल है तो आप एमआरआई करा सकते हैं। ये बात अलग है कि अगर इम्प्लांट आपके घुटने के आसपास ही है तो एमआरआई की जो पूरी डिटेल है, जो पूरे लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में आपको हो सकता है कि कोई दूसरे तरीके जैसे सिटी स्कैन या सोनोग्राफी पे जाना पड़े या फिर आर्थ्रोस्कोपी करा के पता लग पाए। दोस्तों, ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एमआरआई के बारे में। मुझे लगता है इससे काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एमआरआई कराते वक्त सिर्फ प्राइस पे ही ध्यान ना दें कि जो सबसे सस्ती एमआरआई करा रहा है आप जाके वहाँ करवा लें। अपने डॉक्टर से डिस्कस करें एमआरआई की क्वालिटी के बारे में, मशीन के बारे में, टेक्नीशियन की क्वालिटी के बारे में। हो सके तो एमआरआई की सीडी भी लें, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर फिल्म्स ख़राब हो जाती है तो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप दोबारा से भी फिल्म बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एमआरआई के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब वीडियो देखने के बाद आपको एमआरआई से जुड़े काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक बात और मैं बताना भूल गया, अगर बहुत छोटे बच्चे होते हैं और उनकी एमआरआई करानी होती है तो ज़्यादातर तो हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो बच्चों को सेडेशन देके एमआरआई करानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो हिलते रहते हैं तो वो एमआरआई अलाउ नहीं करते। तो इसके लिए पूरी फिटनेस होनी चाहिए, एमआरआई सेंटर वेल डेवलप्ड होना चाहिए जहाँ पर कि इस तरह से बच्चों के एनेस्थीसिया की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि तभी उनके एमआरआई कराना पॉसिबल है। सेम चीज़ ओल्ड एज में भी होती है, जो लोग कांपते रहते हैं, हिलते रहते हैं, उनकी एमआरआई ढंग से नहीं हो पाती। जैसा कि मैंने बताया कि 45 मिनट तक आपको कम से कम या 30 से 45 मिनट बिना हिले लेटना बहुत ज़रूरी है, वरना एमआरआई में गलत रिपोर्टिंग आ सकती है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर एमआरआई से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे एमआरआई के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको सरल भाषा में देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इससे मिल गए होंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। समय समय पर आप हेल्थ से जुड़े विभिन्न टॉपिक्स पे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।